हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है इस काइनेमैटिक्स यानी मोशन चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे और हाँ, सोचने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से हम लोग ये बता देते हैं कि एक्चुअली में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप थोड़ा सा इस चीज को लेके क्लियर रह सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स 3, जो कि आपका मोशन चैप्टर है, जिसे आप जानते हैं काइनेमेटिक्स के नाम से भी कहा जाता है। एक्चुअल में नाम तो काइनेमेटिक्स ही है, लेकिन आपके क्लासेस में से मोशन कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उस चीज के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो वी हैव व्हाट we have read yet। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, what we have read yet, इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ा आपको बेसिक्स मैथ। मतलब ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा बेसिक्स मैथ। दूसरा जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ा इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट। इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट। दूसरा जो चीज पढ़ा वो क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट पढ़ा। तीसरा जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ा, रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ा। चौथा जो चीज हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा इसके बारे में, रेस्ट और मोशन के बारे में समझा। मतलब काइनेमैटिक्स को शुरू करने से पहले, मतलब शुरू तो यहीं से हो गया था काइनेमैटिक्स, लेकिन शुरू एक्चुअल में करने से पहले जो आप जनरली जहां से आप शुरू करते हो, मैं तो हमेशा ऐसे ही शुरू करूंगा जैसे करते आ रहा हूँ। हम लोगों ने ऐसे सीक्वेंस को कवर किया है, हम लोगों ने ऐसे सीक्वेंस को कवर किया, ये रहा हमारा सीक्वेंस। अब अलग बात है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें टर्म्स आते हैं या क्या क्या बातें होती हैं। तो बेसिकली आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, पर मेरा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। और अगर जिस स्टूडेंट ने मेरा सीक्वेंस यहाँ से फॉलो एकदम स्टार्टिंग से किया होगा और ऐसे सीक्वेंस में जा रहे होंगे, तो उनको चैप्टर खत्म होने के बाद जब वो पियर्सन जैसे बुक्स, जो कि आईटी फाउंडेशन के बुक होते हैं, या फिर कोई भी बुक आपका 9-10 का, उसको सॉल्व करेंगे और सही से सोच समझ के सॉल्व करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि ये सब पढ़ने का क्या फायदा है। सोच समझ के सॉल्व कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप चीजों को समझ के, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन एक्चुअली में समझा क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करिएगा तो आप फिजिक्स को और सीखिएगा, और तब आपको पता चलेगा इन सब चीजों का इम्पोर्टेंस। आपको पता है कि बेसिक्स मैथ में हम लोगों ने सबसे पहले कवर किया था ट्रिगोनोमेट्री, 2-3 लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था। और जो दूसरा टॉपिक हम लोगों ने इसमें पढ़ा वो पढ़ा था हम लोगों ने स्लोप के बारे में, और जो तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में। इतना हम लोगों का बेसिक्स मैथ हो चुका था। अब देखिए, ये सब चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज को आप समझिए, क्योंकि जो लेक्चर मैं अब अपलोड करने वाला हूँ या फिर आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो सभी चीजों में, मतलब यहाँ से जो मैं अब आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, इन सभी चीजों का यूज उसमें होगा। ये 4 टॉपिक जो मैंने आपको समझाया है, इस 4 टॉपिक को जिस स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है, ये मेरी गुजारिश है उनसे कि जाके कृपया और कृपया करके उसे देखे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगा, आप चीज़ों को जान जाओगे पर समझ कभी नहीं पाओगे, क्योंकि जो मैं टर्म्स या जो भी चीज़ मैं क्वेश्चन एराइज करने वाला हूँ इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में आपके क्लासेस में, शायद वो आपको समझ में नहीं आए। पर जो बच्चे ने मेरा ये प्रीवियस लेक्चर्स देखा है चारों टॉपिक पे, जो देखा हुआ है, उनको ये सब चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा। अब देखना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चीज़ों को समझे होंगे, चीज़ों को नोट किया होगा और रिवाइज किया होगा। अब एक बार पढ़ लिया, पढ़े हुए 2 महीना हो गया तो उससे कोई मतलब थोड़ी है। आपने अगर चीज़ों को रिवाइज किया होगा तो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है आगे की जर्नी।
लेकिन अगर नहीं किया होगा तो शायद आपको परेशानियां आ सकती है। आप पहले अपने आप को तैयार कर लें इस काम को शुरू करने से पहले या इस काम को करने से पहले, ताकि आप इस काम में आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आए। हम लोगों ने इतना टॉपिक अभी तक पढ़ लिया है। हर टॉपिक मैंने आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग क्रिस्टल क्लियरली समझाया है। आप प्लीज़ और प्लीज़ जाके उसको देखिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पे हमको लगता है कि जनरली एक तो ये लेक्चर और दूसरा 2 लेक्चर आएगा मे बी, जिसमें क्वेश्चंस रहेगा और कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा। और इसको समझने के बाद आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके हर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं, वो है आपका डिस्टेंस। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका डिस्टेंस। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, और भी बहुत सारे बातें। देखिए, अब हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोग पढ़ चुके हैं अपने कैलकुलेशन की तरफ, मतलब हम लोग डिस्टेंस के बारे में समझेंगे भी, पर समझने तक नहीं रुकेंगे, अब हम लोग उसको कैलकुलेट भी करेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर में आपको मैंने समझाया है कि किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। और जब फिजिक्स रेफरेंस पॉइंट मांगने जाता है मैथ्स से, तो वो मैथ्स उसको क्या देता है, वो मैथ्स देता है उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन। मतलब आप अगर कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं से किसी चीज को कैलकुलेट करोगे। वैसे ही इधर से भी कोई चीज कैलकुलेट नहीं होता। अगर कोई चीज कैलकुलेट आप कर रहे हो तो वो किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को विजिट करिए, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब जैसा कि हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास वो पीछे के सभी पॉइंट्स रहने चाहिए और उसको समझते समझते हम चीज़ों को लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में डिस्टेंस होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं पूछूं अगर आपसे कि अगर पहला क्वेश्चन मैं आपसे यहीं पे पूछ दूं, पहला क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट, आखिर डिस्टेंस होता क्या, अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? जनरली सबको इसका डेफिनेशन पता है, लेकिन आज हम लोग डेफिनेशन से थोड़ा बियॉन्ड जाके एग्जाम्पल से चीजों को समझेंगे। अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में पूछे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उससे समझते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे आया एक गलत है। डिस्टेंस का हम लोग हिंदी मीनिंग से चीजों को समझते हैं। चलिए, डिस्टेंस का आप हिंदी मीनिंग समझते हो दूरी। दूरी, दूरी क्या किया जाता है, दूरी हमेशा तय की जाती है। दूरी तय मतलब कवर, तय का मतलब क्या हुआ, कवर, कवर की जाती है। ये तो आपको पता है अपने भाषा में, की जाती है। अब उसी पर खाड़ बताइए, डिस्टेंस क्या होता है आपका? डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ। पाथ को समझिएगा, द टोटल मैंने बोला है, टोटल के पीछे राज है जो कि देखेंगे हम लोग। द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, बाय अ बॉडी कहिए और पार्टिकल कहिए, बाय अ बॉडी और पार्टिकल, द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी और पार्टिकल फ्रॉम गोइंग गोइंग टू वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में जो टोटल पाथ कवर होता है, अनदर पॉइंट। तो इस यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ये वर्ड पे ध्यान रखना है, टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक बॉडी या एक पार्टिकल के द्वारा एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जाने में जो उसको रास्ता कवर होता है, उस रास्ते को टोटल पाथ को, उसका सम को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपका ये पॉइंट ए है और यहाँ पे आपका कोई पॉइंट बी है।
अब इस ए से बी में जाने के लिए एक आदमी बंदा मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया और इसको जाना कहाँ, ये इसका इनिशियल है और इसको जाना कहाँ है, इस बंदे को जाना यहाँ पे है। तो ये बंदा ए से बी जाना चाहता है, मतलब पॉइंट ए से शुरू करता है और बी पे जाता है। अब देखिए ए से बी जाने के लिए ढेर सारा रास्ता हो सकता है। हो सकता है ये बंदा ऐसे करके चले जाए, हो सकता है ये बंदा ऐसे करके चले जाए, हो सकता है ये बंदा ऐसे करके चले जाए, और हो सकता है ये बंदा सीधे चले जाए। तो और हो सकता है बंदा कुछ ऐसे चले जाए। मतलब आप देख सकते हो कि ए से बी की तरफ जाने के लिए ढेर सारा पॉसिबल रास्ता हो सकता है। ये आपका मान लेते हैं रास्ता नंबर 1, ये है आपका रास्ता नंबर बी, ये है रास्ता नंबर सी, ये है रास्ता नंबर डी और ये है रास्ता नंबर ई। और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस का क्या समझने का मतलब है वो ये समझ लिए कि अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हो तो जो टोटल पाथ आपने कवर किया है वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर आप इफ यू गो फ्रॉम, अगर आप जाते हो, इफ यू गो फ्रॉम पहला पॉइंट पाथ ए, अगर आप पाथ ए से जाते हो मतलब इस रास्ते से होकर जाते हो, अगर आप इस रास्ते से होकर जाते हो, इस रास्ते से होकर जाते हो तो आपका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, जो आपका डिस्टेंस कहलाएगा वो डिस्टेंस कहलाएगा लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ कहो। लेंथ कहने का क्या मतलब है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ए। पाथ ए का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्टेंस कहलाएगा। अगर आप जाते हो पाथ बी से, पाथ अगर बी से जाते हो तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ पाथ बी, पाथ बी का लेंथ। अगर आप पाथ सी से जाते हो, अब आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप पाथ सी से जाते हो तो जो आपका डिस्टेंस होगा, जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ पाथ सी, मतलब पाथ सी का जो लेंथ है उसके बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हो, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हो तो जो रास्ता आपने कवर किया है उस रास्ते का टोटल लेंथ जो होगा वो उस रास्ते का क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे ही आपने रास्ता बदला आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मैंने क्या कहा कि इफ यू चेंज योर पाथ, इफ यू चेंज योर पाथ, इफ यू चेंज योर पाथ, योर डिस्टेंस विल चेंज, योर डिस्टेंस विल चेंज, आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग पाथ को चेंज करते हैं तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। द डिस्टेंस हम लोग अब समझने वाले हैं। द डिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन, मतलब जो आपका डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा, विल डिपेंड अपॉन विच पाथ, कौन सा पाथ आखिर आप लेते हो, डिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करेगा। विच पाथ डू यू टेक। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि डिस्टेंस हमारा सिर्फ पाथ पे ही डिपेंड करता है कि कुछ और पे भी डिपेंड करता है। ये जो बात हमने लिखा है कि द डिस्टेंस विल डिपेंड ऑन विच पाथ डू यू टेक, ये अपने आप में इनकम्प्लीट बात है या फिर ये कॉम्प्लीट बात है। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इसमें मैंने एक रास्ता चुना कुछ इस प्रकार से। अब इसको हमने बोल दिया कि ये पाथ नंबर क्या है आपका 1 है। अब एक और रास्ता हम लोग चुन सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैं आपको चुन रहा हूँ, जो कि जस्ट इसके नीचे से होके जाता है और इसको हम लोगों ने बोल दिया कि ये पाथ नंबर कितना है आपका 2 है। अब आपके पास दो रास्ते हो गए, एक रास्ता नंबर 1 हो गया और एक रास्ता नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि नहीं।
द पाथ मतलब क्या, रास्ते पे आपका डिस्टेंस डिपेंड करता है कि नहीं करता है। द पाथ आर डिफरेंट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो दोनों पाथ है वो दोनों पाथ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ है। अब अगर डिफरेंट पाथ है तो आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अलग, ऊपर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और इसी को हम लोग चेक करने वाले हैं, तो चेक करेंगे कि क्या डिस्टेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, वी कैन सी दैट द लेंथ, अगर यहाँ हम लोग ध्यान से देखें दोनों रास्ता का, तो द लेंथ के बारे में, दोनों पाथ का जो लेंथ है वो लगभग लगभग सेम है। दोनों का जो पाथ का लेंथ है 1 का और 2 का, वो लगभग लगभग सेम दिख रहा है, इट लुक्स सेम। मतलब क्या, इससे हम लोग क्या समझे, इससे हम लोग यही समझे कि लेंथ ऑफ 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 2। तो चलिए इस बात को हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि द लेंथ ऑफ, इसको समझिए, देखिए वहां से जो हम लोग लेंथ कवर किए वो लेंथ क्या है, पाथ 1 में वो कुछ L1 होगा मान लेते हैं, और सेकेंड पाथ से जो कवर किए वो भी एक लेंथ होगा। तो हम लोगों को ऐसा देखने में लग रहा है कि जो हमारा लेंथ है वो क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ 1 के अलोंग वो किसके इक्वल है, लेंथ सेकेंड के अलोंग के इक्वल है। तो इससे हम लोग क्या बात समझे, इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि डिस्टेंस अलोंग 1 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस अलोंग 2 के इक्वल होगा। मतलब दोनों के अलोंग जो डिस्टेंस होगा आपका वो क्या होगा, इक्वल होने वाला है, क्योंकि दोनों के अलोंग आपका लेंथ यानी कि टोटल पाथ कवर्ड, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड वो क्या है, सेम है। तो जो ऊपर में बात लिखा हुआ है वो अपने आप में क्या है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। वहां पे हमें यह भी कहना होगा कि डिस्टेंस सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि जो आपका लेंथ है एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब जो आपका पाथ का लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप पाथ को बदल रहे हो पर आपका लेंथ नहीं बदल रहा है तो आपका डिस्टेंस नहीं बदलेगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में जो पाथ 1 है और जो पाथ 2 है, अगर एक ही सोचो आप यहाँ पे कि अगर हम दोनों के बीच में एक मिरर लगा देते हैं, इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों के बीच में एक मिरर ड्रॉ कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पाथ 1 है और जो पाथ 2 है वो दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। और बताइए इसके बीच में बहुत सारा पाथ पॉसिबल हो सकता है। तो सिर्फ आपका डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस पाथ का लेंथ क्या है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इट सीम्स दैट कि जो आपका पाथ नंबर 2 है, द पाथ 2 इज क्या है, इज रिफ्लेक्शन ऑफ, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ 1। मतलब आपका जो पाथ 2 है वो 1 का क्या लग रहा है, हमें रिफ्लेक्शन लग रहा है। 2 जो है किसका है, 1 का रिफ्लेक्शन है, ऐसा आपको लग रहा है। तो बताइए जब ये आपको 1 का रिफ्लेक्शन लग रहा है तो बताइए आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों का पाथ का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर आपका पाथ का लेंथ सेम है तो आप कोई भी रास्ता ले लीजिए, आपका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपका रास्ता का लेंथ सेम है, लेंथ में, लेंथ यानी कि, लेंथ यानी क्या, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं। लेंथ यानी क्या, आपको पता है लेंथ यानी क्या, मैग्नीट्यूड। और आपको पता है मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये भी मैं आगे आगे समझाऊंगा आपको। तो यहां से हम लोग क्या समझ गए, हम लोग ने ये समझा कि इफ द लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ योर पाथ्स, आपके चाहे जितने भी पाथ हो, इफ द लेंथ ऑफ योर पाथ्स आर सेम, लेंथ ऑफ द पाथ अगर आपका सेम, इफ द लेंथ ऑफ योर पाथ्स आर सेम, देन द डिस्टेंस कवर्ड, then the distance covered is
सेम, मतलब तब जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर आप रास्ते को बदलते हो तो सिर्फ यही एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है डिस्टेंस बदलने के लिए। अगर आप रास्ते को बदलते हो और लेंथ को सेम रखते हो, अब तुम बोलोगे सर रास्ता बदल दिए लेंथ कैसे सेम हो गया, तो हमने समझाया ना यहाँ पे, आपने रास्ता को तो बदल दिया पर अभी भी आपका लेंथ क्या है, लंबाई उसका क्या है, वो सेम है। अभी भी आप उतना ही फुट स्टेप चले हैं जितना 1 में चले और जितना 2 में चले, दोनों का फुट स्टेप सेम है। तो सिर्फ और सिर्फ रास्ता बदल देने से आपका डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। जब तक आपका रास्ता का लेंथ नहीं बदलेगा तब तक आपका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इफ द लेंथ ऑफ योर पाथ आर सेम देन द डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, तब डिस्टेंस भी कवर्ड क्या होगा, सेम होगा। जैसा कि इसी एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल यही ऊपर वाला एग्जांपल को फिर से हम लोग देखते हैं कि लेट अस assume that the length covered along path 1 is 15 मीटर। मान लेते हैं कि जो लेंथ इसके अलोंग कवर्ड हुआ, किसके अलोंग, ये जो लेंथ आपका कवर्ड हुआ है, ये जो लेंथ कवर्ड हुआ है, ये जो लेंथ आपका कवर्ड हुआ है, ये लेंथ कितना कवर्ड हुआ है, ये लेंथ कवर्ड हुआ है 15 मीटर मान लेते हैं। अब देखिए आपका लेंथ ऑफ द पाथ कितना हो गया, 15 मीटर। अब आपने क्या किया, अब आपने पाथ को बदलते रहे आप, पर लेंथ को क्या रखे, कांस्टेंट। अब आपने क्या किया इसको समझिए, अब आपने क्या किया इस बात को थोड़ा सा समझिए गौर से। अब आपने क्या किया कि नाउ यू कीप द लेंथ कांस्टेंट बट चेंजेस योर पाथ। और आप अपने पाथ को क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि पाथ चेंज होने से सिर्फ डिस्टेंस चेंज नहीं होता, आपका लेंथ भी चेंज होना चाहिए। तो चलिए अब आप क्या किए इसको थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, फिगर कुछ ऊपर जैसा ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसका अब हम लोग दूसरा कलर का यूज करके यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये आपका कितना है, ये आपका 15 मीटर। अब आपने क्या किया, अब आपने पाथ को बदला पर लेंथ को क्या किया, नहीं बदला। तो बताइए ऐसा कितना पाथ पॉसिबल हो सकता है, तो बताइए सब, एक तो ऐसा पाथ होगा। अब बताइए अगर आप इससे बाहर निकलोगे, अगर आप इससे बाहर जाओगे तो क्या ये 15 मीटर होगा, क्या ये 15 मीटर होगा, जी नहीं। जैसे ही इसका बल्ज आउट, ये मैक्सिमम वाला पार्ट इससे बाहर गया तो कभी भी वो 15 नहीं होगा। मतलब ये अब आप पाथ नहीं ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपने अपने लेंथ को फिक्स कर दिया। आपने लेंथ कांस्टेंट का मतलब आप नहीं समझ रहे, कांस्टेंट का क्या मतलब है, कांस्टेंट का मतलब है कि आपने लेंथ को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स करके कितना कर दिया, 15 मीटर कर दिया। अब आप लेंथ को चेंज नहीं कर रहे, लेंथ को फिक्स कर दिए। अब देखिए आप कितने पॉसिबल पाथ पे जा सकते हैं। तो बताइए एक तो पाथ ये हो गया आपका, इसी का ना फिक्स किए हैं, दूसरा इसी का मिरर इमेज हो सकता है ना, दूसरा रास्ता ये हो सकता है। बात समझ में आ रही है, दूसरा रास्ता आपका क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब बताइए एक और रास्ता हो सकता है कि नहीं, देखिए तो मान लेते हैं कि अगर आप ऐसे चले तो क्या बताइए, अगर आप सिर्फ ऐसे चल देंगे तो 15 पुर जाएगा, नहीं। आपको यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा होके ऐसे पहुंचना होगा, कुछ ऐसे पहुंचना होगा कि ये डिस्टेंस कितना हो, 15 हो। ठीक उसी प्रकार से इसका भी मिरर इमेज आप ले सकते हैं ना। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए आप सीधा भी चल सकते हैं, लेकिन क्या ये 15 पूरेगा सीधा चलेगा, तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर वो क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा थोड़ा सा। दूसरा कलर मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा घूम घाम के जाना होगा ताकि कितना पुर जाए, 15 पुर जाए। मतलब क्या पता चला कि अगर आपने इस रास्ते का लंबाई को 15 फिक्स कर दिया
तो ये हो गया इसका बाउंड्री, इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री, इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री, इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री। और इसका दूसरा बाउंड्री कौन होगा, ये इसका दूसरा बाउंड्री होगा, ये इसका मिरर इमेज। अब इसके अंदर कितना पाथ ऐसा पॉसिबल है जिसका डिस्टेंस 15 मीटर होगा, तो इनफाइनाइट। within within the boundary infinite number of paths are possible to cover 15 मीटर डिस्टेंस। 15 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस बाउंड्री के अंदर कितने ऐसे पाथ कवर हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट ऐसे पाथ हो सकते हैं। आप कोई भी पाथ ले लीजिए, बस आपको 15 मीटर लेंथ पुराना, आप भर दिन घूमते रहिए ना बीचे में, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको कितना लेंथ पुराना, आपको पुराना कैसे भी करके 15 ही लेंथ पुराना है। अब जैसे आप इससे बाहर जाइएगा, इस बाउंड्री से आपने एक बाउंड्री फिक्स कर दिया, और जैसे ही आपने उस बाउंड्री को पार किया, आपका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेंथ बढ़ाना तो नहीं है, लेंथ को कांस्टेंट रखना है। लेंथ को कांस्टेंट रखते हुए तो आप कितना पाथ ऐसा पॉसिबल, आप पाथ हजारों करोड़ों बदल सकते हो इस बाउंड्री के अंदर। बात समझ में आ रही है ना। तो इस बाउंड्री के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे पाथ हो सकते हैं जिसपे चल के आप 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करो, यानी कि 15 मीटर का लेंथ कवर करो। बात समझ में आ रही है, बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी कि डिस्टेंस सिर्फ पाथ के चेंज होने से चेंज नहीं होता है। डिस्टेंस जब तक उसका लेंथ चेंज नहीं होगा तब तक डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने पाथ हजारों ले लिया पर डिस्टेंस अभी भी कितना है, डिस्टेंस उतना ही है जितना फिक्स है, जो कि है 15 मीटर। मतलब 15 मीटर की दूरी को तय करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं सही से, मैंने ये बोला आपको कि there are several ways to cover a fixed distance। कोई भी एक फिक्स, यहाँ 15 लिए हो तो यहाँ 15 ले लीजिए। अ फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस कहने का मतलब क्या, लेंथ। एक फिक्स लेंथ को कवर करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, कोई एक तरीका जरूरी नहीं है, बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो ये जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा, यहां से क्या समझे, इस चीज को समझते हैं। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में, यहां से हम लोगों ने क्या समझा, इस चीज को समझते हैं। फ्रॉम द एबव From the above discussion, we conclude that if the magnitude is fixed, हमने क्या कंक्लूड किया, if the magnitude of length is fixed, no matter, ये कोई मायने नहीं रखता है, no matter how you move or which path you take, how you move या which path you take, the distance covered by you is independent of the path chosen। मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है,
आपने अगर मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ को फिक्स कर दिया तो आप चाहे जो मर्जी पाथ चुन लो, अगर लेंथ समान रहा तो डिस्टेंस क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब क्या समझ में आया, जो डिस्टेंस कवर्ड है आपके द्वारा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना लेंथ चल रहे हो। अगर आपका लेंथ हजारों पाथ के अलोंग सेम है तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब एक चीज बताइए, ये जो बार बार हम रास्ता पाथ 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 बोल रहे हैं, एक्चुअली पाथ का मतलब क्या है फिजिक्स में, इसको समझते हैं कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हम लोग ए से बी की तरफ दो तीन तरीके से जा सकते, बहुत तरीके से जा सकते हैं। अगर लेंथ को हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, मान लीजिए ऐसे चले गए वैसे चले गए, हम लोग क्या की लेंथ सब में 15-15 कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक चीज बताइए कि यहाँ जो आप डिफरेंट पाथ को चुन रहे हैं इसका क्या मतलब है। आप जो कह रहे हैं कि हम डिफरेंट पाथ को चुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इस रास्ते पे चले एक बार, फिर इस रास्ते पे चलने की कोशिश किए, फिर इस रास्ते पे चलने की कोशिश की और फिर इस रास्ते पे चलने की कोशिश किए। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि डिफरेंट पाथ चुनने का मतलब आई एम गोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शन। यहां से क्या पता चल रहा है कि द द कॉन्सेप्ट ऑफ choosing the concept of choosing different path means choosing या moving in different direction and as the distance जैसा कि हम जानते हैं कि distance is independent of the path chosen, so the distance is independent of the direction chosen। मतलब क्या पता चला कि हमारा जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम लोग पाथ को बदल रहे हैं यानी कि डायरेक्शन को बदल रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से हम लोग खुलेआम कह सकते हैं, एकदम खुलेआम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस। अब बताइए ऐसा क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों को सिस्टम ऑफ यूनिट भी चाहिए और दूसरा एक रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए, यानी कि ओरिजिन कहीं से नापिएगा ना। तो डिस्टेंस अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि लेंथ पे डिपेंड करता हो, डायरेक्शन पे डिपेंड ना करता हो, तो वैसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। आज आपको ये फील हो गया होगा कि डिस्टेंस कैसे एक स्केलर क्वांटिटी, अभी तक सिर्फ बुक में पढ़ते होंगे। इसलिए कहते हैं हमारे लेक्चर्स को थोड़ा सा पेशेंस से देखिए। मैं भी ग्रो करने की कोशिश करता हूँ और आपको भी ग्रो कराने की कोशिश करता हूँ, ना कि नॉलेज, मेरे अंदर भी नॉलेज है पर ग्रो मैं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी ग्रो करो चीजों से। नॉलेज तो सबके अंदर रहता है फीड, पर सोचोगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। अब मेरा ही एक्सप्लेनेशन आप मत रखो, आप कुछ अच्छा और एक्सप्लेनेशन निकालो डिस्टेंस को समझाने का, बहुत अच्छी बात, आपका तो काम ही वही है, मेरी तरह क्यों सोचोगे। बस मैं तो एक जरिया हूं जिससे आप अपने रास्ते पे आ जाओ, बस ये इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। हमें यहां से क्या पता चला कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्या, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। यहां से क्या पता चला, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हो गया, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, शायद लिखने में कभी गलती हो जाता है। इसका क्या कहने का मतलब, इस चीज को समझिए। मान लेते हैं कि एक बॉल ऐसे गया और एक बॉल स्टार्टिंग में आपको, इस पे एक बॉल जा रही है
इस पे एक बॉल जा रही है जो कि स्टार्टिंग में ऐसे गई, यहां से मान, अब बताइए अगर मैं बोलूं बॉल यहां से स्टार्ट किया है, अगर मैं बोलूं ये बॉल यहां से स्टार्ट हुआ है, तो बताइए अगर आप डिस्टेंस मापना चाहते हो तो यहाँ पे एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट बनाओगे ना, यहाँ पे अपने ओरिजिन को मानोगे ना कि यहाँ से मैं मापना चाहता हूँ। ये सब बात मैंने पिछले लेक्चर में पूरा क्रिस्टल क्लियर किया है, क्यों मानना जरूरी है, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, कैसे मानना है, हर चीज मैंने बता दिया है। तो ये आपका क्या है, ओरिजिन आपने माना। अब बताइए अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर x है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, x है, और ये बॉल यहाँ गई, ये बॉल यहाँ गई, अब इस बॉल के साथ कुछ और हुआ, ये बॉल यहाँ गई और ये बॉल वापस आने लगी, यहाँ जाके बॉल वापस आने लगी, और ये बॉल यहाँ आके रुक गई, यहाँ आके क्या हुआ, ये बॉल रुक गई और ये वापस y आई पीछे। अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल मतलब बॉल के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, द टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉल, द टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉल, बॉल के द्वारा जो टोटल पाथ, बताए टोटल रास्ता बॉल ने कितना कवर किया है। पहले तो बॉल कितना चली, पहले तो बॉल x चली, फिर x के बाद कितना चली, y चली, तो टोटल डिस्टेंस बॉल ने कितना कवर किया है, x प्लस वाई कवर किया। और बताइए x मापे है ना, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा, तो कहाँ से x मापिएगा, एक ना एक जगह तो फिक्स करना होगा ना, जहां से कोई चीज मापिएगा या कोई चीज मानिएगा। एक पॉइंट को आप मानते हैं ये पॉइंट यहाँ है, तो किसी जगह से न मापते हैं, तो एक रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया x प्लस वाई कवर किया। जबकि आप देख सकते हैं बॉल पीछे मुड़ के आया है, पीछे मुड़ के मतलब से डायरेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो टोटल लेंथ बॉल ने कवर किया है वो क्या होगा, जो टोटल लेंथ बॉल ने कवर किया है वो हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाएगा, यानी कि हमेशा ऐड होगा। क्या मैंने क्या कहा, इट विल ऑलवेज ऐड, ये हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, सब्सट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होता है। आई होप आपको ये एग्जांपल से थोड़ा समझ में आया। अब अगर थोड़ा और ज्यादा समझना है तो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा ज्यादा समझने के थोड़ा ज्यादा एग्जांपल लेना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि आप जो देखें कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब आपका वही पुराना दोष आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैथ आ रहा है, अब मैथ चल रहा है, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अब मैथ सोचिए, अब फिजिक्स को भूलिए और मैथ्स पे ध्यान लगाइए। अब मान लेते हैं कि ये x है, आपको पता है, तो ये 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -3 और ये हो गया आपका -4, ये आपका 1 2 3 4, क्या हो गया 1 2 3 4, ठीक नीचे में -1 -2 -3 -4, यानी क्या -1 -2 -3 और -4। तो चलिए हम लोगों ने लिख लिया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा, अब कहता है कि एक बॉल यहां से चलना स्टार्ट किया इधर की तरफ, ये बॉल यहां गया, ये बॉल यहां गया, ऐसे करके ऐसे गया, ये बॉल ऐसे गया और वापस लौट के यहां तक आया, ये बॉल वापस लौट के यहां तक आया, यहाँ ऐसे बॉल गया और वापस लौट के यहाँ आया। अब आपसे पूछा गया है कि द टोटल डिस्टेंस, या डायरेक्ट पूछ देगा द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, बॉल के द्वारा बताइए कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, ये बताना है। तो बताइए द टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लेंथ कवर्ड बाय द बॉल, लेंथ कवर्ड बाय द बॉल, बताइए लेंथ कितना कवर हुआ है। यहां से स्टार्ट किया चलना, कितना चला आगे, देखिए तो 4 चला आगे, देखिए कैसे कैसे चला, देखिए 4 आगे, फिर मुड़ा, फिर 4 पीछे, अब फिर 2 पीछे, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ इनिशियल पोजीशन है, यहाँ फाइनल पोजीशन। तो टोटल लेंथ देख लीजिए, 4 ई हो गया 4, ई हो गया 4 और इधर से हो गया ये 2, तो बताइए कितना हो गया, 4 + 4 8 और 2 10, तो कितना चला है, 10 मीटर चला है। ये x आपका मीटर में दिया हुआ है और ये y भी आपका किस में दिया हुआ है,
मीटर में दिया हुआ है। तो अभी तो बॉल 1 डायमेंशन में चल रहा है, बॉल 2 डायमेंशन में नहीं चल रहा है, 1 डायमेंशन में, पर 2 डायमेंशन में भी बॉल चल सकता है। तो बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर होगा, 10 मीटर कवर होगा। आपको सिर्फ लेंथ देखना है, लेंथ का मैग्नीट्यूड देखना है। तो -2 के चक्कर में मत पड़िएगा, माइनस खाली बताता है अपोजिट है, मैग्नीट्यूड उसका 2 ही है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, लेंथ हमेशा ऐड होगा, इसलिए मैंने सब जड़ी बूटी पहले ही दे दिया। अब चलिए दूसरा एग्जांपल एक करते हैं। थोड़ा सा बॉल को 2 डायमेंशन में भी लेके भागते हैं। बॉल बहुत खुश हो रहा है, हम तो 1 डायमेंशन में है। रुको ना बेटा, अभी भगाते हैं तुमको 2 डायमेंशन में। अब ना हमारा विद्यार्थी सबको भी थोड़ा सा फील आएगा बात का, और थोड़ा सा डर लगेगा। अरे डरना क्या है भाई, कॉन्सेप्ट लगाइए, फिजिक्स सोचते जाइए, काम चलते जाएगा। मैथमेटिक्स भी सोचते जाओ, अब तो मैथ्स चल रहा है खाली। अब देखिए, अब मान लेते हैं ठीक वहीं पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1 2 3 4। देखिए इस सब में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना, 1 2 3 4। चलिए आपके लिए कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इस सब चीज में करने में कभी मन नहीं लगता है। 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4, और ठीक उसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -1 हो गया। -1 आप जान रहे हैं, -2 -3 -4, आप समझ गए। अब देखिए अब क्या बोला है आपको, अरे बोला देखो क्या बोला, अरे आग का गोला, देखो इस आग के गोले के बारे में क्या बोला। अब बोला कि ये आग का गोला ऐसे गया, ऐसे चल गया, यहां पे पहुंच गया ये आग का गोला। अब कहा कि बताइए द अभी मैंने टोटल नहीं लिखा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बॉल, बॉल के द्वारा क्या डिस्टेंस कवर हुआ। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, तब तक में आप बताइए, तब तक मैं अपना स्पेक्टिकल्स पहन लूं, अदरवाइज मेरे आंख में दर्द होने लगेगी कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से। हाँ तो चलिए बोलिए जल्दी से कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, ये बताइए। तो आप बोलोगे डिस्टेंस कवर हम जानते हैं सर, डिस्टेंस कवर होता है किसके बराबर, लेंथ, यानी कौन सा लेंथ, टोटल लेंथ के बराबर सर। टोटल लेंथ, अब बताइए टोटल लेंथ कितना हुआ। टोटल लेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो इधर की तरफ गया 3 और ऊपर गया कितना, ऊपर गया 4, तो 3 इधर और 4 इधर। तो बताइए कितना लिखिएगा, बताइए। तो कहीं ई तो नहीं होगा ना, क्या होगा 3 और 4, तो 3 और 4 अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 16 9 25, ये हो गया 5। तो क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 5 मीटर। अकबुड़बक, सीधा बोला ना मैंने कि जो टोटल पाथ कवर, अब बताइए टोटल कितना पाथ कवर किया है। टोटल पाथ यहाँ पे 7 कवर किया है कि टोटल पाथ पाथ आपका 4 3 और 5 कवर किया। यहाँ पे जो टोटल पाथ आपका कवर है वो 7 है, ना कि 5 है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है, जो टोटल पाथ कवर है वो 7 है, ना कि आपका 5 है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 7 मीटर होगा, क्योंकि आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ टोटल लेंथ देखना है। ये सब देखने के लिए मत बैठ जाइएगा, आपको सिर्फ लेंथ देखना है। तो ये बात आपके माथा में घुसा, तो चलिए अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथों। अब मान लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे करके तीनों एक्सिस है, जरूरी थोड़ी है जो 2D में जाएगा, 3D में बौखा रहा है, क्या टेंशन है। अब आपको क्या कहा है कि अब आपके मुन्ना रे, एक पार्टिकल है मुन्ना, एक पार्टिकल है, यहाँ पे बॉल है, एक बॉल। ये पार्टिकल का पोजीशन दे दिया है आपको 2, 3, 4। अब पूछा कि आपसे बताइए द डिस्टेंस कवर्ड बाय दी पार्टिकल, पार्टिकल के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। तो देखिए अब जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा वो नहीं बना पाएगा, इसलिए बोलते हैं पिछुल का लेक्चर जाके देखिए कि मान लेते हैं एक्स, ये वाई, और ये क्या हो गया जेड। कितना लोग इसको जी बोलते हैं, अमेरिकन में बोला जाता है जी। तो देखिए अब पूछा कि ये पार्टिकल कितना चला, तो बोलेगा सर हम तो एक ही कॉन्सेप्ट जानते हैं, टोटल लेंथ होगा सर, टोटल लेंथ। अब देखिए यहाँ पे टोटल लेंथ को देखने के लिए चश्मा चाहिए, जो कि मेरे पास है पर आपके पास नहीं है। तुम बोलेगा सर हमको भी तो चश्मा दीजिए ना सर। अरे कॉन्सेप्ट जो दिया आपका चश्मा, आपका कॉन्सेप्ट ही है। बताइए तो अगर कहीं पे लिखा है, मुझे आपको खोपचा में थोड़ा सा बताते हैं। एक चीज बताइए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है,
अगर कहीं लिखा हुआ एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z, तो इससे क्या समझते हैं? ये जरा हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? ये x है मान लेते हैं, ये y है मान लेते हैं, ये z है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर कहीं पे x, y, z लिखा तो इससे क्या समझते हैं? थोड़ा सा तनिक हमको समझाइए, तो हमको तो नहीं आता है। अरे इससे यही ना समझते, x का मतलब क्या, इसने x में कितना दूरी तय किया, y का मतलब क्या, इसने y में कितना दूरी तय किया, और z का मतलब क्या। अगर ये पॉइंट आगे है तो थोड़ा सा फील लेके देखिए, z में कितना, ये पॉइंट z में कितना दूरी तय किया है, ये पॉइंट को यहाँ दिखा। अरे तुम बोलेगा सर यही तो पॉइंट यही खत्म है, ये बने हुए गलत तरीके से किए, समझिए इसको कैसे बनाना है। मान लीजिए ये पॉइंट आपका यहाँ है, तो आपने x में कितना दूरी तय किया, आपने y में कितना दूरी तय किया, और आपने z में कितना दूरी तय किया, तब ना आप जाके इस पॉइंट यहाँ पहुंचोगे। तो ये x, y, z क्या बताता है? ये बताता है कि x में कितना तय किया, y में कितना तय किया, और z में कितना तय किया। तो बताइए, वही तो आपको यहाँ पूछ रहा है कि टोटल लेंथ कितना है, तो बताइए x में कितना गया, x में गया 2, y में अगर मान ली x में गया 2, y में कितना गया, y में गया 3, और z में कितना गया 4। तो बताइए कितना होगा, 2 + 3 + 4 = कितना, 4 3 7 2 9, यानी कि 9 मीटर। तो देखिए आपका सवाल 3D में हो, 4D में हो, कोनो डी में हो, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बस आपको टोटल लेंथ निकालना है। टोटल लेंथ, टोटल इसको साइड में रखिए, टोटल लेंथ निकालना है, टोटल लेंथ बस सम कर दीजिए। तो आपको कोऑर्डिनेट का भी क्लियर हो गया ना, बात समझ में आ रही है ना, कोऑर्डिनेट का भी क्लियर हो गया ना। तो अगर 2 3 4 दे दिया, पूछ दिया बताइए बबुआ डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करिएगा, x में इतना चला, यहाँ पे कोऑर्डिनेट को पढ़ने आना चाहिए, जिसको कोऑर्डिनेट पढ़ने नहीं आएगा उसको ये करने नहीं आएगा। तो x में चला कितना 2, y में चला 3, z में चला 4, तो 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9, यानी कि 9 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यानी कि लेंथ कवर किया है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, डायरेक्शन फायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। अब मान लीजिए इसी जगह हम एक सवाल पूछ देंगे, खट से एक पॉइंट Q है, अब Q का कोऑर्डिनेट है आपको -2, -3, 4। बताइए कितना Q। अगर हम पूछे कि, अगर हम यहाँ पूछे डिस्टेंस कवर्ड बाय Q क्या होगा, तो कितना मूर्खा अभियो बोलेगा सर -2 प्लस -3, यानी कि सर -7, अब -7 प्लस 4, सॉरी -5 प्लस 4 सर -1। कितना मूर्खा बोलेगा -1 मीटर। अरे बकलोलवाड़ी, अरे -2 का क्या मतलब है, -2 का मतलब है निगेटिव साइड चला है 2। इससे थोड़ी ही मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड निगेटिव है, इसलिए तो बोलते हैं कोऑर्डिनेटो सिस्टम को पढ़ने आना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ना नहीं जानिएगा ना, तो हो गया, टुल्लू भर पानी में चल जाइए। वैसे मत जाइए, हम हैं सिखाने के लिए, सिखाए भी हैं, जाके देखिएगा तो समझ आ जाएगा। देखबे नहीं करिएगा पिछुल का लेक्चर तो बहुत को समझ में नहीं आएगा, जिसको आएगा एकदम खुशी से सवाल बना रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना। आज इसको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता होगा कि सिर्फ डिस्टेंस में लेंथ देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन नहीं देखना है। तो बताइए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे सीधा होगा 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9, अभी भी कितना होगा 9 मीटर ही होगा। दोनों के द्वारा Q पॉइंट और P पॉइंट दोनों कितना डिस्टेंस कवर किया है, 9 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया, पर दोनों का रास्ता अलग है, दोनों का रास्ता अलग है। चलिए इसको फील करवा दे, इसको फील करवा दे, चलिए फील करवाते हैं, देखिए अभी 2 मिनट में फील होगा, दोनों का रास्ता कैसे अलग है। चलिए अभी हम फील करवाते हैं, चलिए यहीं फील करवाते हैं, ज़्यादा का है दूसरा स्लाइड लेंगे, यहीं पे थोड़ा सा ये बात फील हो जाए। आज हमको सब नहीं समझ में आया, आप जो बातें खाली बना रहे हैं ना, बात बनाने से नहीं होगा, थोड़ा दिखाइए भी तो सर, कैसे आप ये सब बात बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा दिखाने पे जोर डालते हैं भाई साहब। चलिए सबसे पहला तो आराम से जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस, बढ़िया थोड़ा सा इमेजिनेशन तो लगाना पड़ेगा ना, दिमाग बुद्धि तो थोड़ा लगाइएगा, क्योंकि बढ़िया चीज सीखिएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग तो आपके पास भगवान खूब दिया है, खाली डायरेक्ट सही डायरेक्शन में यूज करना जान जाइए। ये आपका क्या हो गया जेड, ऐसे ही पीछे में क्या जाएगा आपका -z जाएगा। बताइए ये क्या है आपका, मानने के लिए +x है, दोनों में से कोनो हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये क्या आपका +y, और ये क्या आपका -y, और ये क्या है +z। ये प्लेन से बाहर है, इस कॉपी से बाहर ही जाएगा -z। अब बताइए, अब दोनों पॉइंट लीजिए आराम से, दोनों पॉइंट लीजिए। पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है P का पॉइंट क्या है, चलिए यहाँ लिखते हैं। P पॉइंट क्या है आपका 2, 3, 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2, 3, 4 का क्या मतलब हो गया, x में चला 2, y में चला 3 और z में चला 4।
यही ना हुआ, ऐसे चला है। अब दूसरा पॉइंट बताइए कहाँ, -2 यानी कि यहाँ, -3 यानी क्या यहाँ, और यहाँ है वो पॉइंट, यहाँ है वो पॉइंट रे बबुआ, यहाँ है -2 -3 -4। अब बताइए -2 का क्या मतलब, -2 का मतलब x में निगेटिव साइड, -3 का क्या मतलब, -3 का मतलब नीचे चला है, और -4 का मतलब क्या, आगे की तरफ चला है। तो ये पॉइंट को आपको कैसे इमेजिन करना पता पड़े, ऐसे करिए, इसको यहीं तक चलवाइए, ऐसे करिए, ऐसे आगे चला है, ये हो गया -3, ये हो गया -2, ये हो गया आपको जेड की तरफ 4 चला है, जेड की तरफ कितना चला है आपको 4 चला है। तो ये हो गया इसका, देखिए आप दोनों पिक्चर, आप ये गलत इसको मत करिए, आपको फील नहीं आएगा, हमको तो आ गया पर आपको नहीं आएगा, इसलिए -2 और -3 देखिए नीचे, और आगे कितना चला है 4, आगे चला है 4, नीचे चला है -3, और इधर चला है -2। तो आपको फील हो गया कि पॉइंट कुछ भी दिया रहे, डिस्टेंस निकालना है तो लेंथ देखेंगे, डिस्टेंस निकालना है तो लेंथ देखेंगे, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो चलिए अब अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अरे आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसका गारंटी मेरे पास है, टेंशन मत लीजिए। पर हाँ, नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा, इहो कह देते हैं। इतना भी फिजिक्स मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आप हर चीज समझ सकते हैं, यही इसलिए लोग को मुश्किल, इतना इजी है ना कि फिजिक्स की मुश्किल लगने लगता है। यार हर चीज, इतना चीज समझ सकते हैं, इसमें इतना चीज सीख सकते हैं, बाप रे बाप कितना बड़ा है, वही होता है। अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक बॉल है, आराम से बॉल लेटल है, इस बॉल को आप ऐसे फेंके, ये बॉल आके यहाँ गिर गया, ठीक है, ये बॉल आके कहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस मैंने आपको दे दिया, ये डिस्टेंस मैंने आपको दे दिया, ये डिस्टेंस आपको दे दिया मैंने r, ये डिस्टेंस मैंने आपको दे दिया r, और ये बॉल जो है सर्किल कंप्लीट करने वाला था, लेकिन बीच में क्या आ गया, बीच में एक रोडवा आ गया, बीच में क्या आ गया, ये ऐसे ही चल पाया, ये कैसे चल पाया, ये बॉल सिर्फ ऐसे ही चल पाया। तो बताइए इस बॉल के द्वारा, अगर ये इसका पोजीशन ए है, इसका पोजीशन बी है, तो बताइए ये एक सर्किल, द बॉल इज ट्राइंग टू complete the circle but stops in the half revolution, आधे चक्कर में रुक गया, हाफ रिवॉल्यूशन। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, बॉल के द्वारा क्या डिस्टेंस कवर हुआ, तो बताइए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है सर पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब पाथ का टोटल लेंथ क्या होगा, यही होता है। तो बताइए इसने कितना लेंथ कवर किया टोटल, अगर ध्यान से देखिएगा तो लेंथ कितना कवर हुआ, लेंथ इतने न कवर हुआ है बाबू मोसाय। तो बताइए ये अगर एक सेमी सर्किल है, तो बताइए सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस देखेंगे ये किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ए बी आर्क जो सेमी सर्कल है इसके लेंथ के बराबर होगा। तो बताइए कितना होता है, पाई इंटू आर, तो यही क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस जब भी निकालना हो, आंख मूंद के जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल जहां पार्टिकल पहुंचा है उसके बीच में जो पाथ, जितना लेंथ वो कवर किया है, उस टोटल लेंथ का जो वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, वही डिस्टेंस का वैल्यू होगा। मैं देख लेता हूँ मेरा टेक्निकल रिकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काम कर रहा है। चलिए बीच में क्या होता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, तो कभी कभी चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई आर आपका हो गया है। तो अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि जो आपका डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि
डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। वो रेफरेंस पॉइंट क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिन माना ना, यहाँ पे एक और रेफरेंस पॉइंट माना हम लोगों ने। अब हर सवाल में हम आपको ड्रॉ करके थोड़ी बताएंगे, आपको मानना पड़ेगा। जहां से स्टार्ट करेगा वहां से ओरिजिन मानिए, वहीं से सब कुछ कैलकुलेट कर ले। अब देखिए सवाल अगर दे दिया है कि इसको यहां से मापना है और यहां से यहां तक का दूरी x दे दिया है, तब बात अलग है। अगर सवाल नहीं दिया है तो जहां से स्टार्ट किया वहां पर ओरिजिन मानिए और वहां से कैलकुलेशन करना अपना शुरू कर दीजिए। बात समझ में आ रही है ना, कैलकुलेशन करना शुरू अपना कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब अगर मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछूं, एक सिंपल सा क्या पूछूं, सवाल पूछूं, क्या पूछ सकता हूं ये देखने दो मेरे को। मैं अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, हाँ इसी में अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, अगर इसी में मैं आपसे एक सवाल पूछूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन एक्स डायरेक्शन, अगर मैं ये सवाल पूछूं तो क्या इस सवाल का कोई मीनिंग है या इस सवाल का कोई आंसर निकल के आएगा। मैंने क्या पूछा कि मेरे को बताओ इस बॉल का एक्स की तरफ कितना डिस्टेंस हुआ, तो बताइए क्या इस सवाल का कोई मीनिंग है। अरे भाई आपने डिस्टेंस को डायरेक्शन से फिक्स कर दिया, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना हुआ इसका कोई मतलब ही नहीं है। नो नो क्या कहते हैं, नो डिस्टेंस, नो डिस्टेंस इज कवर्ड अलोंग एक्स। अब इस ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल था, कैसे था सोचिए। क्या बताइए इस बॉल ने कोई लेंथ एक्स की तरफ कवर किया है, इस बॉल ने कोई भी लेंथ एक्स की तरफ कवर नहीं किया है। नो लेंथ इज कवर्ड, नो लेंथ इज कवर्ड, कवर्ड अलोंग एक्स, अलोंग एक्स। कोई लेंथ ही नहीं कवर्ड हुआ है तो कोई डिस्टेंस कहां से आएगा, तो कोई लेंथ लेंथ हुआ है इसके अलोंग कवर्ड, तो डिस्टेंस भी इसी के अलोंग डिफाइन होगा। तो एक्स की तरफ वैसे ठीक उसी तरह वाई की तरफ पूछेगा तो वाई की तरफ भी नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना, आप समझ। लेकिन देखिए पिछले सवाल में पूछेगा, पिछले सवाल में पूछेगा कि बताइए एक्स की तरफ कितना हुआ। अगर इस सवाल में पूछेगा, अगर आपको इस सवाल में पूछ दे कि बताइए एक्स की तरफ कितना हुआ, एक्स की तरफ पूछेगा आप, तो बताइए एक्स के डायरेक्शन में पूछेगा कितना डिस्टेंस इन्होंने किया है, एक्स में कितना किया है, 2 किया है। तब बताइए ये वैसे सवाल पूछना पूरी 80% मीनिंगलेस है, क्योंकि आप स्टार्ट यहां से कर रहे हो और पहुंचे यहां पे हो, तो बीच बीच में रास्ता को तोड़ दोगे तभी ऐसा होगा। जैसे यहां से यहां चल के यहां रुक गए, आप फिर सोचे कि हाँ चलिए यहाँ पे हम अगर आके रुक गए तो हम कितना कवर किए, 2 कवर किए, तब तुम ऐसा बोल सकते हो। लेकिन अगर तुम पूरे जर्नी को कंप्लीट करते हो तब बोलते हो तो फिर तुमको ये बोल सकते हो, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं, पर मीनिंग वाइज थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। मीनिंग वाइज ये डिस्टेंस साथ ही कवर किया, वो एक्स वैक्स कुछ मतलब नहीं रखता। आप बोल सकते हो मैथमेटिकली हाँ एक्स में 2 किया है, वाई में कितना किया है, वाई डायरेक्शन में किया है 3 और जेड के डायरेक्शन में कितना किया है 4 किया, बोल सकते हो, पर उतना अच्छा नहीं लगता है, डिस्टेंस का फिर फील खत्म हो जाता है। मैथमेटिकली आराम से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ बताइए कोई कवर किया है, कोई डिस्टेंस कोई कवर नहीं, एक्स की तरफ एक्स के लॉन्ग कोई लेंथ ही नहीं कवर किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में अच्छे से चीजों को समझा है, डिस्टेंस के बारे में अच्छे से चीजों को समझा है। अब हम लोग अगले स्लाइड में डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा और एक सवाल समझा दूंगा, और अगले आने वाले वीडियो में हम लोग ढेर सारा सवाल सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे करने वाले हैं, और इतना मजेदार मजेदार सवाल करेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक आपका डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, सिंपली आप क्या कैलकुलेट करिए, टोटल लेंथ कैलकुलेट करिए कितना चला। बात समझ में आ रही है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम अगर करा दे, यहाँ पे जगह बच गया तो काहे छोड़ेंगे। मान लेते हैं कि आपका एक सर्कल है, आपका एक सर्कल है और यहाँ पे सेंटर है आपका और यहाँ ओरिजिन है। यहाँ पे एक एक्सिस बना हुआ है सवाल में, और बोला, अब आपको क्या बोला
कि एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से स्टार्ट करता है चलना और यहाँ से यहाँ तक चलता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलता है। मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे था फिर यहाँ पे आया, कुछ थीटा एंगल ये चलता है और इसका रेडियस कुछ आर दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि बताइए फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय दी पार्टिकल, पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस कवर करने में फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में कितना इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो डिस्टेंस कवर आपको पता है किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर। तो बताइए यहाँ पर अगर हम लोग लेंथ देखें तो ये क्या होगा आपका लेंथ ऑफ, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क ही यही होगा ना आपका डिस्टेंस, मतलब ये जो दूरी होगा यही ना क्या होगा डिस्टेंस। मतलब आपको ए बी कैलकुलेट करना और बताइए ए बी आपका क्या है, ए बी है आपका लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ क्या है आपका आर्क है। तो बताइए लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, एल होता है, एल इक्वल टू क्या होता है थीटा इंटू रेडियस। तो बताइए थीटा जिसमें किसमें दिया हुआ है आपको रेडियन में होना चाहिए। ये सब मैंने बात ट्रिग्नोमेट्री में समझाई है। तो बताइए कितना इसने लेंथ कवर किया, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया, थीटा इंटू रेडियस। यहाँ थीटा किसमें होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए। सर बोलेगा रेडियन में नहीं होना चाहिए, तो रेडियन में कन्वर्ट करो। मैंने सब समझाया है ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छे से अच्छे सवाल को तुम फूक दोगे अगर पूरा तुम्हारा लेक्चर जितना मैंने बोला है उतना अगर आपने पढ़ लिया है तो। अब चलिए अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो कि और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। पहले तो इसका मतलब पहले तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन देखने से पहले एग्जांपल से समझते हैं, मेन इंपॉर्टेंट हुआ वही पुराना एग्जांपल याद करिए, वही एकदम खास खास पुराना वाला एग्जांपल, जैसे पूरा डिस्टेंस समझे थे वही पुराना एग्जांपल। एगो रोडवा ऐसे था, जी सर जी, एगो रोडवा ऐसे था, जी सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक वो बहुत खासम खास रोड बना था, एकदम खासम खास हेई रोड। ये जो डबल एरो वाला आपको रोड दिख रहा है, एक ऐसा भी तो रोड है जिसके अलोंग हम जा सकते हैं, ये भी तो एक रोड है। बोलेगा हाँ सर ए से बी की तरफ जाने के लिए एक रोड ये भी है। तो ये जो रोड है ना वो इन सभी रोड में से, यहाँ पे हजारों रोड आप बना दीजिए, इन सभी रोड में से मान चलिए दो तीन को बना था जो फील है आपको बात का। मान लीजिए यहाँ पे आप एक और रोड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डॉटेड लाइन से बनाते हैं। डॉटेड लाइन से बनाइए। इन सभी रोड में से एक रोड है जो कि बहुत खास रोड है। अब क्यों खास है ये देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इन द फिगर बिलो देयर आर वेरियस there are various types of road in which one road is very special or unique. One road is very special and that road is the shortest distance, is the shortest distance between the starting point and destination ending point
पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि इन सभी रोडों में से एक रोड है जो कि बहुत खास रोड है। वो कौन सा खास रोड है? वो जो आपका रोड है वो बहुत शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट रोड है। सबसे क्या है? शॉर्टेस्ट रोड है। कहां से कहां तक का? स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का लेके। अगर इस शॉर्टेस्ट रोड को हम लोग इस कलर से ड्रॉ किया, उसी कलर से दिखाते हैं, चलिए अच्छा लगेगा तब। कौन सा रोड शॉर्टेस्ट है आपका? रेड वाला रोड क्या है आपका? सबसे शॉर्टेस्ट है। तो यहां से ये चीज क्या पता चला हमें? हमें यहां से ये पता चल रहा है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट मानी एक खास रोड है, जो कैसा रोड है? बहुत शॉर्टेस्ट रोड है। कहां से कहां तक? एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। ये रोड जो है, ये रोड को ही क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट वाला रोड। इस शॉर्टेस्ट रोड कहिए या आप डिस्टेंस में क्या बोलते थे इसको? इस शॉर्टेस्ट पाथ को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। इस शॉर्टेस्ट रोड को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के अंदर ही छुपा है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज एन स्पेशल केस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मतलब दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस जितना भी हो, उसमें से एक स्पेशल केस होगा जो कि क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है? तो एक स्पेशल केस होगा जो कि क्या है? डिस्टेंस का ही एक स्पेशल केस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप देखिए, आपके बुक में लिखा रहता है वही द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वी नो दैट, वी नो, के एन ओ डब्ल्यू, वी नो दैट दी, अब मैथ सोचते जाइए ना, वी नो दैट दी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ये क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। सो आवर, बहुत खूबसूरत सा डिस्प्लेसमेंट। सो आवर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही है ना? आपका जो डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो बताइए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन हुआ। अब आपको ये भी पता होगा ज्योमेट्री से कि दो पॉइंट से, दो पॉइंट, दो मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकता है, दोनों को कवर करते हुए। मतलब दो पॉइंट से, यानी कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकता है जिसमें दोनों कवर हो। कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन लीजिएगा, वो उसी पे कॉन्साइड कर जाएगा। वी नो दैट, वी, अरे यार, वी नो दैट ओनली वन लाइन कैन बी। कौन सा लाइन यार? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना। ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी पास थ्रू। देखिए मैथ्स यूज कर रहे हैं। ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही पास कर सकता। अरे ये फील नहीं आ रहा है बात का? देखिए, ए यहां हुआ, बी यहां हुआ, एक लाइन, चलिए ई पार करवा दिए।
पता है, और कोई लाइन पार करवाइएगा, ऐसे लाइन करवाइए, देखिए तो दोनों को टच करवे नहीं करेगा, एक को टच करके निकलेगा। कभी होगा ये लाइन आपका दोनों को लिया नहीं लिया। अब बताइए एक और आप बोलेगा सर ऐसा लाइन इसी पे कॉन्साइड कर गया, तो ये वही लाइन हो गया जो वो लाइन था। तो एक ही लाइन पॉसिबल हो सकता है, दो पॉइंट से पास करता हुआ, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करता हुआ एक ही स्ट्रेट लाइन पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स between two distinct point there is only one straight line, so one displacement is possible। मतलब दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकता है, एक ही डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है आप समझ चुके हैं, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, एक ही होगा। मतलब एक ही ऐसा रास्ता हो सकता है जो कि शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। और उसी रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, उसी रास्ता को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसी रास्ता को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है, समझते जाते हैं। और ये भी आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ही क्या है, कि स्पेशल केस। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज मेरे को बताइए, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है क्या वो पाथ पे डिपेंड करता है। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि इज, राइट बटन बहुत दबा जाता है, इज आवर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन पाथ। क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता है? चलिए इस चीज को देखते हैं। अब बताइए पाथ पे डिपेंड करने का मतलब क्या। अगर आप पाथ चेंज करते हो तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। देखिए पाथ चेंज करिएगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा ही। और दूसरा ये भी तो मीनिंग होगा पाथ बदलने का मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या पाथ पे। यहां पे एक और क्वेश्चन को क्लियर करिए, बिटवीन टू पॉइंट कोई दो पॉइंट फिक्स करिएगा तब ना, ऐसे तो डिफरेंट पॉइंट लीजिएगा तो डिफरेंट पाथ आएगा ना, तब तो बातें अलग हो गया। बिटवीन टू पॉइंट, तो बताइए अगर आप एक पॉइंट ये लेते हैं दूसरा पॉइंट ये लेते हैं, तो बताइए अगर इस दोनों पॉइंट के बीच में कितना रास्ता हो सकता है, हजारों करोड़ों रास्ता हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ों रास्ता हो सकता है। तो बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में पाथ पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही पाथ हो सकता है, वो है शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि क्या है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। तो नो, द डिस्प्लेसमेंट between two distinct point does not depend upon path, because between two distinct point there is only one path, that can be displacement। मतलब एक ही पाथ ही है जो कि डिस्प्लेसमेंट बन सकता है। तो दूसरा पाथ का चर्चा नहीं करना, दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं, वो एक ही पाथ है, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। वो एकमात्र दो पॉइंट के बीच में एक ही मात्र पॉसिबल पाथ हो ही सकता है जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहां से क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स
अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब सर ये कौन किताबी लैंग्वेज बोल दी है? अरे किताबी लैंग्वेज समझो ना, समझ गया तब भी बोलता है किताबी लैंग्वेज। अब देखो बताइए तो, अगर हम एक सवाल पूछे, ये ए है, ये है बी, चलिए इस दो पॉइंट के बीच में एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि, अब हम क्या किए, ए को तो फिक्स रखे, अब क्या किए कि बी को बढ़ा दिए। तो बताइए इनिशियल से फाइनल पॉइंट बदल गया ना। अब बताइए फिर ए को फिक्स रखे और फिर बी को बढ़ा दिए, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट क्या हुआ, बदल गया। तो जो बताइए आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं बदला, क्या डिस्प्लेसमेंट बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदल गया सर। यहाँ पे कुछ डी होगा, यहाँ पे कुछ कैपिटल डी होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ कैपिटल डी डैश होगा। तो तीनों में क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। क्या बताइए डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो पाथ एक ही होगा, पर उस पाथ के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। उसका लेंथ किस बात पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे सब जगह भाई साहब कोऑर्डिनेट है, ये बात ध्यान रखिए। वो बोल रहा हूँ बार बार मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वो लेंथ किस बात पे डिपेंड कर रहा है? बताइए ये लेंथ कब लंबा होगा? ये जो लेंथ है, अगर इसको मैं लेंथ बोलूं, ये जो लेंथ में बोलूं, ये लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन ए यानी कि इनिशियल पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन एंड बी यानी कि फाइनल पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन। इस बात पे ये क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। ये बात यहाँ भी उसी पे डिपेंड करता है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट आपका सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट आपका सिर्फ पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। वो उस किस पाथ से कवर हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। दो पॉइंट के बीच में एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे आप पार्टिकल को ऐसे लेके आइए, चाहे आप पार्टिकल को ऐसे लेकर आइए। अगर आप डिस्प्लेसमेंट पूछिएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट यही होगा, वो डिस्प्लेसमेंट यही होगा जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पे डिपेंड करेगा कि कौन से पाथ से लाया गया है। ये बात समझ में आ रही है ना? अब चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा। अब बताइए अगर आप दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो क्या किसी भी डायरेक्शन में चल दीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा? मैंने क्या क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैन यू गेट दी डिस्प्लेसमेंट, कैन यू गेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन मूविंग एनी डायरेक्शन? देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का एक ही तरीका है, कुछ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते रहिए, जितना प्रकार का क्वेश्चन हो क्वेश्चन पूछते जाइए। कैन यू गेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट, आप देखिए लिमिट में ना पूछेगा, आप बहुत अनलिमिटेड जानेगा तो बहुत फंसने लगे। जितना आप अपने दिमाग को यूज कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपके लेवल। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट में भी आगे स्पेस टाइम में डिस्प्लेसमेंट होने लगा तो यहाँ तो फंस जाइएगा ना, यहाँ तो सबको सोचना पड़ेगा। तो जितना आपके लेवल उसमें आप जितना पूछ सकते हैं पूछिए। कैन यू गेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन मूविंग इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। बताइए क्या आप किसी भी डायरेक्शन में घूम के डिस्प्लेसमेंट पहुंच जाएगा दो पॉइंट के बीच? एक चीज बताइए, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, क्या बताइए ऐसे चल के आपको डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होगा? क्या आपको मोक्ष प्राप्त होगा? इस रास्ते पे, इस रास्ते पे मोक्ष प्राप्त होगा? इस रास्ते पे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। क्या इस रास्ते पे मोक्ष प्राप्त होगा? तो इस रास्ते पे भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ कौन से रास्ते पे मोक्ष प्राप्त होगा? सिर्फ प्राप्त होगा आपको, यही मान लीजिए ना पॉइंट है, सिर्फ प्राप्त होगा इस रास्ते पे मोक्ष। तो बताइए क्या आप किसी भी डायरेक्शन में चल के डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट का प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं, नो। ऑन moving only in a particular direction, only in a particular direction, only in a particular direction you can get the
डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर दो पॉइंट के बीच में जब तक आप एक खास रास्ते पे नहीं चलिएगा, खास दिशा में नहीं चलिएगा, तब तक आपको डिस्प्लेसमेंट प्राप्त मतलब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। जैसे कि अगर हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, तो आप ऐसे मंडराते रहिए, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आपको एक खास रास्ते पे चलना पड़ेगा, खास दिशा में चलना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको मिलेगा मोक्ष। मोक्ष यानी क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन the direction. The displacement depends on the direction in which you move. तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो कालिया, इस बात पे कौन डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यहीं से क्या पता चला, एक ऐसा क्वांटिटी, अरे भाई मैग्नीट्यूड तो होगा ना और डायरेक्शन भी है ना, ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? सर जी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जाके मेरा वेक्टर का लेक्चर देखिए, आपको पूरा फील आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा का पूरा फील। बात समझ में आ रही है ना? तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि जब भी आप डिस्प्लेस, अब देखिए एक चीज मैं डिस्टेंस में बताना भूल गया, थोड़ा सा आपको और हेल्प मिलेगा। देखिए कहाँ मिलेगा, समझिएगा बात को। यानी कि यहाँ से हम लोग एक चीज समझे कि डिस्प्ले, हम क्या समझे कि डिस्टेंस क्या है? हमारा स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। जब डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे कौन सा मैथ लगेगा? सिंपल सिंपल अर्थमेटिक मैथ जो आप जानते हो, सिंपल मैथ जो आप जानते हो, मैथ जो आप जानते हो, ये सब मैंने समझाया है यार, जानते हो। यानी कि 2+3+4 कोई एक्स्ट्रा मैथ नहीं, सिंपली जोड़ते जाना। लेकिन बताइए ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है तो वी नीड अ स्पेशल मैथ फॉर इट, स्पेशल मैथ फॉर दी कैलकुलेशन रिगार्डिंग या रिलेटेड टू कैलकुलेशन। मतलब आप डिस्प्लेसमेंट अगर कभी भी कैलकुलेट करिएगा, दो पार्टिकल का, दो तीन जगह का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, रिगार्डिंग कैलकुलेशन रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दिमाग को सतर्क कर लीजिए, दिमाग को सतर्क कर लीजिए, दिमाग को अलबला के मत करिए, गलती कर जाइएगा। क्योंकि जो आप मैथ जानते हैं उस मैथ से ये सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए अपना एक मैथ्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर मैथ, और मैंने अपने वेक्टर के लेक्चर में समझाया है कैसे वेक्टर मैथ डेवलप हुआ। आज तो मैं वेक्टर मैथ को लगाते चलूंगा। जो बच्चा पहले नहीं देखा होगा वो सोते जाएगा, आराम से सोते जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सिंपली नहीं कह सकते। जैसे कि मैंने बोला एक आदमी ऐसे चला, फिर वो आदमी ऐसे चला, तो बताइए वो आदमी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो वो आप बोलोगे इनिशियल पोजीशन सर ये है, फाइनल पोजीशन ये हुआ सर, इसको मिलाने वाला जो सबसे सीधा रास्ता होगा वही होगा। तो बताइए कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए इधर ए चला इधर बी चला, कैसे निकालोगे? क्या बोल दोगे? अगर हमें पूछेंगे क्या है बताओ, ये आर मान लेते हैं, आर का वैल्यू क्या है, तो क्या बोलोगे? तुम बोलोगे आर इक्वल टू सर A+B सर। हम बहुत खुश। गधा गलत है ये, आर इक्वल टू A+B नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट A+B नहीं होगा। ये तुम सिंपल मैथ लगा रहे हो, इसका अपना एक मैथ है, इसको तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि तुमको यहाँ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बताओ ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो जोड़ने का तरीका यहाँ अलग है। तो ऐसे नहीं जोड़ दोगे जैसे पहले जोड़ते थे। तो इसके लिए इसका मैथ जानना पड़ेगा। तो सर इस सवाल को कैसे सॉल्व करें? तो जाके देखो मेरा वेक्टर का लेक्चर। वैसे आगे आने वाले सवाल में बताऊंगा कैसे सॉल्व करना, यहीं पे सीखना है सीख लो, अगर फील लाना है तो पुराना का लेक्चर देखो। फिलहाल के लिए ये समझो ना कि तुमको जब भी वेक्टर क्वांटिटी आए पूरे फिजिक्स में तो आंख कान खड़ा कर लेना है, एकदम शांत पूर्वक ध्यान ध्यान से उसको बनाना है। तेजी में करोगे गलत कर जाओगे, कि वहां पे आपको सतर्क होना है जहां पे वेक्टर क्वांटिटी आया। वेक्टर क्वांटिटी चाहे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी कोई भी आया
तो आपको क्या होना है, सतर्क हो जाना है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक ना। अब चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट आपका मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का एक अपना चचेरा भाई अपने है, अपना भाई। डायरेक्शन पे भी, तो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता, मतलब डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। अब मुझे करना होगा पहले स्लाइड को ऐड, पहले मैं कर लेता हूँ स्लाइड ऐड, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं स्लाइड ऐड। थोड़ा सा तो वेट करना होगा, तब तक समझिए बातों को, इमेजिन करिए, सोचिए चीजों को अच्छे से। आपका काम है सोचना, बैठ के क्या करिएगा, सोचिए। चीजों को बढ़िया से सोचिए, आपका सही से काम क्या है पूरी तरह सोचना, तो मैं देख लेता हूँ। हाँ चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अरे बाबा, फर्स्ट से क्यों शुरू हो गया रे, भाग गया। हाँ चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्या देखने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जान गए। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला बात हम लोग जाने क्या, मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या, डायरेक्शन। दोनों में से अगर एक भी, मैंने बताया ना कि वेक्टर क्वांटिटी में, जैसे मैंने बताया था ना कि ड्रेस पेंट वाला, दोनों में से, दोनों दोनों में से, दोनों कौन, दोनों आपका 1 और 2, दोनों में से अगर कोई एक भी बदलता है, एक भी बदलता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बदलेगा। पहले मेरे को लैपटॉप चार्ज में लगाने दो, 1 मिनट आप रुक जाओ, लैपटॉप मेरे को चार्ज में लगाने दो। थोड़ा सा तो आपको वेट करना होगा। चलिए ओके, तो आ गए हैं। तो दोनों में से डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, मतलब दोनों में से अगर एक भी बदलेगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग जो है, एक एक करके जो है हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन के बारे में, कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले डायरेक्शन को देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, अपने जगह से वो कितना खिसका है, कितना वो अपनी जगह से खसका है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, बताइए, अगर एक चीज बताइए, आप पॉइंट ए से, इनिशियल से, यहाँ से पॉइंट बी की तरफ चले, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका इनिशियल पोजीशन, ये हुआ आपका इनिशियल पोजीशन हुआ, और ये हो गया आपका क्या, फाइनल पोजीशन आपका हुआ। ये आपका क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हुआ। अब बताइए, अगर आप यहाँ से यहाँ चले हैं, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर किए हैं,
बताइए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? जनरली हम लोग एस से डिनोट करते हैं। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ऐसा वेक्टर क्वांटिटी तो मैंने बताया, ऊपर आपको क्या लगाना होगा? एरो लगाना होगा। सही, तो देखिए आपके बुक में नहीं दिया रहता है, पर इस बात को आप मान के चलिए वेक्टर को दो तरीका से दिखाया जाता है। या तो आप ऐसे दिखाइए, और नहीं तो आपके बुक में बहुत बोल्ड करके दिखा रहता है, पर आपको ये चीज समझ नहीं आता ये बोल्ड का मतलब क्या है। या तो ऐसे दिखाइए, तो इससे ज्यादा आसान होता है ये वेक्टर क्वांटिटी को एरो लगा के हम लोग बताते हैं। अब एक चीज बताइए, आप इनिशियल से फाइनल की तरफ चलेंगे तो जिधर डिस्प्लेस होंगे डायरेक्शन उधर ना होगा, तो डायरेक्शन बताइए किधर होगा? इनिशियल इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अरे भाई जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो उस पार्टिकल का आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना। अब एक सिस्टम में 10 पार्टिकल है, अब डिस्प्लेसमेंट तुम पहला का देख रहे हो और इनिशियल और फाइनल दूसरे का देखोगे, गधा वाला काम है ना ये। तो जिस पार्टिकल का आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो उस पार्टिकल का आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन को देखो। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से किधर होगा? फाइनल पोजीशन की तरफ होगा। जैसे कि इसमें किधर होगा? इस डायरेक्शन में, जिसमें होगा आपका डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग अगर दूसरा एग्जांपल ले, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ था, से लेते हैं रोड है आपका, यहाँ पे एक बॉल था, ये बॉल जो है यहाँ से यहाँ तक लेके पहुंच गया। अब देखिए ये बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, बताइए ये इसका क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन IP, और ये इसका क्या हुआ? फाइनल पोजीशन यानी FP। बताइए इनिशियल से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही ना। तो बताइए इनिशियल अगर यहाँ से है पार्टिकल, फाइनल यहाँ पहुंचा, तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन होगा वही शॉर्टेस्ट होगा, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब बताइए ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब बताइए डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन होगा इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो डायरेक्शन कैसे दिखेगा? डायरेक्शन ऐसे होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो आपको ये बात पता होना चाहिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है? इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन का तरफ। जिस भी पार्टिकल का आप डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो उस पार्टिकल का इनिशियल से फाइनल पोजीशन को देखिए, खोजिए और इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो को दिखाइए। इनिशियल से जो फाइनल की तरफ एरो पॉइंट होगा, ये कौन पॉइंट हो रहा है? एरो पॉइंट हो रहा है, एरो पॉइंट होगा, उधर क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। ये तो हुई डायरेक्शन की बात। अब चलिए हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन की बात। आखिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। तो बताइए, अब आप एक चीज बताइए, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो जब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबसे पहले देखिए एक चीज बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना डायमेंशन में पॉसिबल हो सकता है? पहले इसको समझ देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉसिबल। बताइए क्या जरूरी है एक आदमी एक्स में चलेगा? एक्स में भी चल सकता है, वाई में भी चल सकता है, जेड में भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉसिबल इन ऑल थ्री डायमेंशंस। अब आपके सिलेबस में 1 या 2 बहुत हुआ, 1 मैक्सिमम, 2 बहुत कम डायमेंशन में था। ऑल द 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में चल सकता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या? यानी डिस्प्लेसमेंट हर तरफ कैलकुलेट हो सकता है। यानी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स डायरेक्शन का भी पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वाई डायरेक्शन का भी पूछ सकता है, और डिस्प्लेसमेंट आपका जेड डायरेक्शन का भी पूछ सकता है। और इस तीनों को मिला दीजिएगा तो कौन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? सब मैंने समझाया है पहले वेक्टर क्लास में। नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? नेट डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसी को आप क्या करिएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा विलायती भाषा में मत समझिए, थोड़ा सा अच्छे से समझिए।
अब एक बात बताइए, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, पहला वाला ही एग्जांपल लेते हैं, तो बताइए, मान लेते हैं कि ये ऐसे था रोड, उसके बाद ऐसे था रोड, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए ये बॉल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो बताइए अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक ओरिजिन बनाएंगे, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, रेफरेंस पॉइंट लेंगे ना यार। यहाँ पर हम लोग क्या किया कि अपना ओरिजिन सिस्टम फिक्स कर दिया, चलिए इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले लिए। अब बताइए क्या ये पार्टिकल सिर्फ एक्स में गया है? नहीं बाबा, ये पार्टिकल आगे भी गया है और ये पार्टिकल ऊपर भी गया है, ये पार्टिकल आगे भी गया है और ये पार्टिकल ऊपर भी गया है। अब एक चीज बताइए, ये पार्टिकल नेट कितना डिस्प्लेस हुआ है? भाई नेट तो अपने पोजीशन से यही ना डिस्प्लेस हुआ है, नेट तो इतने डिस्प्ले, ये इसका क्या है, ये है इसका नेट डिस्प्लेसमेंट, ये इस पार्टिकल का क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है आप पार्टिकल का एक्स का डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है इसका वाई का डिस्प्लेसमेंट, वाई का डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं एक पार्टिकल एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा, पर जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किससे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। इनिशियल और फाइनल पोजीशन से क्या डिफाइन होगा, डायरेक्ट क्या डिफाइन होगा, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होगा। पर अगर आपको एक्स और वाई का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वहां पे आपको वेक्टर को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, जो कि मैंने बताया है। मतलब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपसे मैग्नीट्यूड में क्या क्या पूछ सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन आखिर पूछ क्या क्या सकता है, ये समझ जाएंगे मतलब हो गया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या क्या पूछेगा सब समझ गए, तब क्या दिक्कत। सबसे पहला पूछ सकता है आपको, बताइए एक्स का डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आया। दूसरा पूछ सकता है बताइए वाई डिस्प्लेसमेंट, देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है, जेड डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछेगा, कितनों मथा कर लेगा नहीं पूछेगा। वैसे आप कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला 9-10 में पढ़े हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप जो पॉइंट में उसका कोऑर्डिनेट लिखिए, कोऑर्डिनेट से भी सॉल्व होता है। अरे रुक जाइए, बर्दाश्त करिए, समझा देंगे। वाई डिस्प्लेसमेंट तीसरा आपसे पूछ सकता है, देखिए जेड को नहीं ले रहे हैं हम, लेकिन लिख देते हैं, आप बोलेगा सर इतना समझाते हैं, थोड़ा सा आगे नहीं समझा सकते, अब लोग इसको नहीं दिमाग में रखिए। चौथा आपसे क्या पूछ सकता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट। पांचवा क्या पूछ देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है डायरेक्शन निकालने का, आपको तरीका पता है, वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से, टेन थीटा से। वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, इतना चीज ही पूछ सकता है सवाल में, और कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए सबका आंसर आपको देगा ये फैजू, देखिए फैजू टीचर आपका। एक्स डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब, जब भी एक्स डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो देखिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए पहला एक्स में कितना चला, अभी हम देखेंगे, टेंशन मतलब शॉर्ट में समझा रहे हैं। ये क्या देखेगा, वाई में कितना चला, ये क्या देखेगा, जेड में कितना चला। अब एक ही बात को हम थोड़ी लिखेंगे कि क्या होगा। अब आपको पता है, आपको पता है एक्स पता है, वाई पता है, जेड पता है, ओरिजिन पता है, अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ डेल्टा एक्स का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1, डेल्टा वाई का स्क्वायर यानी y2 माइनस y1, और डेल्टा जेड का स्क्वायर। देखिए जेड नहीं आएगा बोल रहे हैं ना, आई किससे आएगा, टेन थीटा से। अगर इतना में से कुछ भी पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए, आप सब निकाल दीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं हम जो बोले हैं बात क्या बोले, थोड़ा सा तो समझते हैं।
एग्जाम्पल से न समझ में आएगा, ऐसे तो सर माथे में नहीं घुसता। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इस चीज को बढ़िया ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक सवाल हम लोग डिजाइन करते हैं। देखिए आपको जनरली 2 डायमेंशन का ही पूछा जाएगा, 3 डायमेंशन में आप मत बौखलाइए, पहले बोल दें। ये एक आपका रॉड है, मतलब क्या कहते हैं, पिलर है। दूसरा पिलर आपका ये है, आप पिलर, 3 पिलर है, 3 जाने हैं तुम्हारे पास, तो 3 पिलर है आपके पास। यहाँ पे रखा हुआ है एक गेंदवा, यहाँ से शुरू होगा सब कहानी। इस पिलर का हाइट है y, इस पिलर का हाइट है कैपिटल H, और इस पिलर का हाइट है स्मॉल h। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है x, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है यहाँ तक का। अब पूछा गया कि ये बॉल उड़ के यहाँ आके गिरा। ये बॉल को कुछ इस तरह फेंका गया कि ये बॉल जो है यहाँ से टकरा के टक्कर खाते खाते इस रास्ते में ट्रेवल ऐसे करते करते ये बॉल यहाँ आके क्या हुआ, गिरा। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड, सबसे पहले पूछा आपसे कि हमें बताइए बॉल का किसका, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। बॉल का डिस्प्लेसमेंट, यही आपका एग्जांपल, इससे आप पूरा समझ जाइएगा। बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले पूछा है आपसे बताइए हमको कि एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉल। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ और तरीका भी बता रहा हूँ कैसे बनाना है। तो देखिए जब भी आपको x डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, y डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, बताइए x के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, स्टेप में बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन, एक्स हो कि वाई हो जेड हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट है ना यार। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, एक्स में इनिशियल और फाइनल पोजीशन, वाई में इनिशियल। अरे भाई आप लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। आप लिखिएगा एक्स का डिस्प्लेसमेंट, एक्स का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक्स में इनिशियल पोजीशन और एक्स में वाई मतलब फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। आप लिखिएगा वाई का डिस्प्लेसमेंट, वाई का डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, वाई में इनिशियल पोजीशन और वाई में फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। आप लिखिएगा जेड का डिस्प्लेसमेंट, तो जेड में इनिशियल और जेड में फाइनल, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। मैंने इसको प्रूव भी किया और समझाया भी है, मतलब समझाया है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। अब बताइए अगर आपको कभी भी x का डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो आप क्या करिए, आप जो इनिशियल पोजीशन है, जो आपका इनिशियल पोजीशन है, देखिए अब सवाल को यहाँ से फिर से ड्रॉ करते हैं। अब थोड़ा सा देखिए तेजी में करते हैं, अब थोड़ा सा समझ में आएगा तब। अब उतना समय थोड़ी है जो फिर से हम उतना अच्छा से ड्रॉ करेंगे सवाल। देखिए ये आपका 3 गो है, यहाँ पे बॉल स्टार्टिंग में था, ठीक है, बॉल फाइनली यहाँ पहुंचा। ये डिस्टेंस आपको कैपिटल एच है, ये डिस्टेंस आपको स्मॉल एच है, ये डिस्टेंस आपको वाई है, यहाँ से डिस्टेंस आपको एक्स है, यहाँ तक का डिस्टेंस आपको डी है। और समझ में आ रही है, ये सब डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब आपको ध्यान क्या करना है, बताइए आपको जानना है कि इस पार्टिकल ने एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो देखिए इसका दो तरीका है, इसका दो तरीका है। पहला तरीका कोऑर्डिनेट मेथड, बहुत खूबसूरत तरीका, मैथ का पूरा मैथ यूज होगा और कुछ नहीं। कोऑर्डिनेट मेथड, आप क्या करिए कि इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट लिखिए, राइट,
कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हर जगह लगेगा, y में भी लगेगा, z में भी लगेगा। एंड फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, वही होगा डिस्टेंस का वर्ड या डिस्प्लेसमेंट का वर्ड, डिफरेंस बिटवीन देम। अब देखिए कोऑर्डिनेट मेथड, बताइए इसका कोऑर्डिनेट, तो बताइए कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले क्या मानना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा एक्सिस मानना पड़ेगा ना। अब एक्सिस मान लेते हैं, चलिए ये हो गया आपका क्या, एक्सिस हो गया। तो बताइए इनिशियल बॉल कहाँ है, यहाँ है ना। तो बताइए बॉल अगर इनिशियल यहाँ है, ये ओरिजिन है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x क्या होता है 0, देखिए कितना हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर है कि नहीं, हाँ है ना, है h हाइट ऊपर है। तो इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना हुआ 0, y। अब देखिए हमको सिर्फ x डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट लिखिएगा, x कोऑर्डिनेट लिखिएगा। बताइए बॉल यहाँ पहुंचा, बॉल यहाँ पहुंचा, तो बताइए बॉल यहाँ से कितना x में चला, x में यही दूरी में बॉल चला, तो बताइए कितना आगे गया, d आगे गया, और h हाइट कितना बॉल गया है, तो बताइए ये हुआ इसका ग्राउंड, और h हाइट कितना ऊपर गया है, h हाइट में ऊपर गया है। कोऑर्डिनेट लिख दिए ना। तो बताइए अगर x डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है, अगर आपसे पूछा है हमें बताओ कि x का डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप क्या लिखिएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, वही ना बताएगा x का डिस्प्लेसमेंट। बताइए फाइनल पोजीशन x का कितना है, d है, इनिशियल कितना है 0 है, तो बताइए x में कितना डिस्प्लेस किया है, ये d का डिस्प्लेसमेंट किया है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। दूसरी जो मेथड है जो कि मैं आपको बताऊंगा, इससे आप खट 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 सवाल, सेकंड मेथड बहुत आसान है, ये है थोड़ा सा, अब जो सेकंड मेथड बताएंगे वो थोड़ा देख के सवाल बनाने वाला, देख के। अब देखिए अगर आपको इसमें दो रूल है, अगर x डिस्प्लेसमेंट पूछे, x डिस्प्लेसमेंट पूछे और दूसरा अगर आपको y डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो दोनों के हिसाब से रूल बनेगा। कोऑर्डिनेट वाला सबसे अच्छा है यार, कोऑर्डिनेट मैथ भी तुम्हारा यूज हो जाएगा, मैथ का भी ज्ञान आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये क्या है आपका, इसी को तो डेल्टा एक्स कहते हैं, एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालना है हम लोग। अब बताइए अगर आपको एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। कहाँ पे करेंगे सर, अरे बाबा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे रे। देखिए तो बताइए इनिशियल पोजीशन यही न है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, अगर एक्स निकालना है तो वर्टिकल लाइन यही ना देखने में होता है, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इनिशियल और फाइनल के बीच में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए एंड फाइंड द सेपरेशन बिटवीन, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब उस लाइन के बीच का क्या ड्रॉ निकालिए सेपरेशन, बताइए इस दोनों लाइन के बीच में कितना सेपरेशन है, बताइए डी का है, बताइए एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी हुआ। ठीक उसी प्रकार अगर वाई डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, कहाँ पे करिएगा, लाइन ड्रॉ करिए, आगे का रूल सेम है, कहाँ ड्रॉ करिएगा, अरे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का सेपरेशन निकाल लीजिए, आपको क्या बता देगा, y का डिस्प्लेसमेंट बता देगा। तो ये आपके पास दो मेथड है, ये आपके पास दो मेथड है जिससे आप डिस्प्लेसमेंट का ताबड़तोड़ निकाल सकते हो, कभी नहीं फंसोगे। चलो x डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, अब अगला सवाल पूछते हैं इसी कि बताओ y डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब बच्चा फिगर देख के बहुत कंफ्यूज करेगा, बहुत कंफ्यूज, बाप रे बाप कि कभी एच हाइट गया, कभी छोटका एच हाइट गया, कहाँ भाग गया पता ही नहीं चला। अब देखो y डिस्प्लेसमेंट अगर तुमको निकालना है तो देखो y डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले लगाओ तुम कौन सा मेथड, जो मेथड जानता है वो मेथड लगाओ, सबसे पहले कोऑर्डिनेट मेथड लगाओ। तो कोऑर्डिनेट मेथड क्या कहता है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इनिशियल, चलिए इनिशियल का कोऑर्डिनेट हमको लिखल है, क्या लिखल है 0, y
और अगर हमको y डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेंगे y, तो बताइए y डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा y देखेंगे ना। डेल्टा y का मतलब क्या, y फाइनल माइनस y इनिशियल होगा ना, क्योंकि फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन माइनस करेगा। तो बताइए तो फाइनल कितना है, h है, और इनिशियल कितना है, माइनस y है। h है और इनिशियल कितना है, माइनस y है। बात समझ में आ रही है ना, बात आपको क्या है, समझ में आ रही है ना। आपका क्या है, एच है, और फाइनल पोजीशन वाई फाइनल भी क्या है आपका, वाई इनिशियल भी आपका क्या है, वाई इनिशियल है आपका, मतलब वाई, अरे हाँ वाई इनिशियल आपका क्या है, वाई। देखिए इनिशियली वाई हाइट पे है इनिशियली। अब देखिए इससे निकाल लिया एच माइनस वाई, क्या होगा, वाई डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए दूसरे मेथड से निकालिए। दूसरे मेथड से क्या हम ड्रॉ करेंगे, दूसरे मेथड से ड्रॉ करेंगे, अगर वाई डिस्प्लेसमेंट निकाला तो हॉरिजॉन्टल लाइन, चलिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, चलिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। अब देखिए दोनों के बीच में यही सेपरेशन है, बताइए सेपरेशन कितना होगा, y नीचे है मान लीजिए, तो यही तो कुछ h माइनस वाई ये ना आएगा, y माइनस h माइनस वाई ये ना आएगा। देखिए h, अरे h ज्यादा है y छोटा है, इसको मान के चलो यार। ये तो लाइन हमसे ना ड्रॉ करने में गलती हुई है, लेकिन y आपका नीचे है और h आपका हाइट ऊपर है, तो h माइनस वाई आया। तो आपको पता है अगर आप सेपरेशन भी लगाइएगा तब भी आंसर क्या आएगा, h माइनस वाई ही आएगा। अब एक चीज हमको बताइए, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन आता है जो कि कल के सवाल में हम लोग डील करेंगे, अभी नहीं, अभी जो सीख रहे हैं आप सीखते जाइए। यहाँ पे एक टीचर आपको क्या फंसा देगा ना कि इस बॉल को नीचे कर देगा, तब बताइए पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे सोचना पड़ेगा, वहां पे आपको ध्यान, इस ई मेथड हर जगह काम करेगा, ये बात जान लीजिए। कोऑर्डिनेट का आप कमाल जानते हैं तो हर जगह काम करेगा। हम क्या बोल रहे हैं समझिए इस बात, कोऑर्डिनेट का अगर कमाल जानते, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहता, बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते आप, डी तो डी रहता, पर ई क्या हो जाता, माइनस एच हो जाता ना। डी तो डी रहता पर ई क्या हो जाता, माइनस एच हो जाता कि नहीं। बताइए ई आपका वाई है, तो देखिए अभी भी प्रूव कर देंगे, अगर ये पॉइंट क्यू पे हम लोग निकालेंगे, बताइए अगर एट क्यू अगर हम लोग देखेंगे, देखिए आपको जो बता दिए उससे सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन हम आगे बता देंगे, लेकिन जो मेथड बताया उससे सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको अगर वाई डिस्प्लेसमेंट निकालना तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाइए, तो क्या होगा, वाई फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस वाई इनिशियल कोऑर्डिनेट। बताइए वाई फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है आपका वाई का, माइनस एच है। इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है आपका, इनिशियल कोऑर्डिनेट माइनस वाई होगा, प्लस मतलब प्लस वाई है तो माइनस वाई, तो बताइए माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, एच प्लस वाई होगा। माइनस का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, तो बताइए देखिए इनिशियल से नीचे की तरफ नहीं हुआ है, क्या इनिशियल से पार्टिकल नीचे की तरफ डिस्प्लेस नहीं कर गया, कर गया ना। तो दूसरा मेथड से भी सॉल्व करिए। माइनस, अरे भाई माइनस डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताया, बताया कि वो किधर हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा ये तरीका लगाइए, वाई डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सेपरेशन, बताइए इनिशियल लाइन आपका ये है, फाइनल लाइन आपका ये है, देखिए इसके बीच में सेपरेशन कितना है, सेपरेशन कितना है, ये डिस्टेंस हो गया आपका वाई और ये डिस्टेंस हो गया एच, तो बताइए सेपरेशन अभी कितना आ रहा है। और हम लोग सेपरेशन लिखेंगे तो सेपरेशन तो मैग्नीट्यूड बताएगा, तो कितना होगा, एच प्लस वाई आया, एच प्लस वाई आया, ये एच प्लस वाई ही है, ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है। अरे बाबा, क्योंकि तुमने ऊपर के डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव माना है, तो नीचे का डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कैसा है, निगेटिव, की हम बताएंगे और अच्छे से आपको आगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये बात समझ रहे हैं। अगर आपके पास ये दो मेथड है, कोऑर्डिनेट है, तो आप सिंपली सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे चीज पे, इस पे अगर आपसे पूछ देगा हमसे, बताइए ये पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट, कोई आपसे पूछ देगा बताओ भाई नेट डिस्प्लेसमेंट, इसका देखिए दो तरीका है आराम से, आपको पता है, देखिए दो तरीका है, पहले तो हम आराम से बताते हैं, पहले आपको पता है नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखिए हम तरीका आपको समझाते हैं। ए नंबर तरीका, आपको पता है कि पार्टिकल एक्स में चला है, आपको पता है पार्टिकल वाई में चला है, पार्टिकल एक्स में कितना चला है, डी चला है, वाई में कितना चला है, एच माइनस वाई चला है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल लीजिए, ये आर नहीं निकाल लीजिएगा। बताइए आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एच माइनस वाई का होल स्क्वायर में होगा। देखिए हम प्रूव करेंगे और तरीके, अगर बताइए ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट, और पूछ दिया डायरेक्शन,
तो डायरेक्शन बताइए, ये थीटे से निकलता। अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, आपको पता चल जाएगा tan थीटा क्या होगा यहाँ से एच। जो मेरा लेक्चर प्रीवियस देखा होगा बेसिक मैथ का, वो आसानी से समझ रहा होगा। देखिए, अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा था, आपको पता है ये एक्स में भी डिस्प्लेस किया है और आपको पता है ये वाई में भी क्या किया है, डिस्प्लेस। एक्स का डिस्प्लेसमेंट लिख लिए, वाई का डिस्प्लेसमेंट लिख लिए, नेट डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस लगा के एक्स और वाई परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो क्या हुआ, आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दूसरे तरीका से भी आपको सॉल्व करवाते हैं, कोऑर्डिनेट के तरीका से। आपको पता है कि इनिशियल पोजीशन, नेट डिस्प्लेसमेंट बताए थे कि डायरेक्ट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से आता है। आपको पता है इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, d है ना कोऑर्डिनेट इनिशियल पोजीशन, डी नहीं वाई, 0, y है ना इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट। अब बताइए फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट देखिए, फाइनल पोजीशन का क्या लगेगा कोऑर्डिनेट देखिए, बताइए कितना है, d, h - y है ना। बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस डेल्टा x का स्क्वायर अब प्लस डेल्टा वाई, यहाँ जेड में मूवमेंट हो गया नहीं किया, बताइए डेल्टा एक्स का स्क्वायर यानी क्या, वाई का नहीं डी का स्क्वायर अब प्लस। पर एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे भाई फाइनल पोजीशन नहीं, फाइनल पोजीशन को सही से लिखिए। अरे एच है फाइनल पोजीशन, वही तो हो गया, एच एच है, तो बताइए क्या होगा आपको, h - y का होल स्क्वायर होगा, गलती हो जाती है। एच हो गया, देखिए निकल गया ना कोऑर्डिनेटो मेथड से, कोऑर्डिनेट मेथड से कोई दिक्कत हुआ, निकल गया। देखिए दोनों मेथड से निकल गया। अब देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए आप तीसरा फिगर मेथड से देखिएगा, फिगरों से हम आपको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ था पहले, उसके बाद छत पे गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ था ये स्टार्टिंग में, फाइनल था यहाँ पे। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये थोड़ा बड़ा रखिए, ये थोड़ा ऊंचा है। बताइए यहाँ से हुआ एक्स, यहाँ हुआ वाई, यही ना हुआ इसका। बताइए नेट किधर गया, एक्स की तरफ गया, ये भाई साहब एक्स की तरफ गया, तरफ गया, फिर वाई की तरफ गया, तो नेट यहाँ से इनिशियल से फाइनल की तरफ नेट यही ना होगा। नेट बताइए डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा लगाएंगे तो यहाँ से भी आप टेन थीटा लगेगा तो क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स। बताइए वाई कितना है, वाई है आपको चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई यानी क्या, h - y अपॉन आपका क्या है ये, एक्स में कितना है डी है। बात समझ में आ रहा है, एक्स में कितना है आपका डी है, वाई में डिस्प्लेसमेंट आप देखो यहाँ पे निकाले हो, वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वाई में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका, और एक्स में कितना हुआ है डी का डिस्प्लेसमेंट। आप कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर तरफ से आंसर आएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ से भी आप डायरेक्शन भी निकाल लिए, नेट डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, ये है इसका मैग्नीट्यूड, क्या है आपको मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है आपको डायरेक्शन है। अभी मैंने आपको एक सवाल के माध्यम से इसी तरीके से समझा दिया। अगर आपके पास ये दोनों मेथड है, इस दोनों मेथड को एक बार समझिए, इस सवाल को खुद से करिए, आपको डिस्प्लेसमेंट को लेके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट पे खाली ढेर सारा सवाल देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे डिस्प्लेसमेंट को लेके। इतना मैंने डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, अगर उतना कॉन्सेप्ट आपके पास रहता है तो आप फोड़ दोगे डिस्प्लेसमेंट। इवन आप आईटी जेई के भी डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन उठाओगे तो आप फोड़ दोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन और हम लोग सवाल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि और क्लियर हो हमारा कॉन्सेप्ट। जो मेथड मैंने बताया उस मेथड का आप उपयोग करिए। इसमें दो मेथड है, एक कोऑर्डिनेट जो कि मैथ्स का मेथड है, दूसरा मैथ्स का मेथड ज़्यादा अच्छा होगा, आसानी से सॉल्व होगा, ज़्यादा लफड़ा नहीं होगा, ज़्यादा आप इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिखे खट से डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का निकालना है चेंज इन एक्स, वाई का निकालना चेंज इन वाई, जेड का निकालना चेंज इन जेड, नेट निकालना है अंडर रूट क्या कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए खट से, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कल सवाल करेंगे डिस्प्लेसमेंट पे। इस लेक्चर को, ये तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो चुका है पर आपको पेशेंस से देखना, और अगर इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर को दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपका कॉन्सेप्ट को पूरा क्रिस्टल क्लियर करने वाला है। आप जो बुक बनाना चाहे, जितना टफ से टफ बुक बनाना चाहे, कल का लेक्चर इवन आज के बाद ही आप बना लीजिएगा, लेकिन कल का लेक्चर होगा तो उसके बाद और आसान लगेगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ शेयर करिए चीज़ों को, ताकि क्वालिटी कंटेंट सबके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।